Hello everyone, good evening. This is Vikas Thakur. So we are going to discuss about the approach for CSAT because CSAT दिन ब दिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, बहुत सारे लोग फेल होते हैं। एक CSAT फोबिया मार्केट में बना हुआ है। तो बात करेंगे कि कैसे हमें किन एरियाज़ पे फोकस करना है, क्या-क्या चीज़ें अवॉइड करनी है और कैसे इस चीज़ों को सिंप्लीफाई करें, स्पेशली पैसेजेस। क्योंकि मैंने जितने भी बारी CSAT निकाला है, ज़्यादातर पैसेजेस की वजह से निकला है। तो हम पैसेज के बारे में देखेंगे किन बातों का ध्यान रखना है। पैसेज बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होते एंड इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर, कभी इसको इग्नोर भी नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, जो नए जुड़े हुए चैनल से, मेरा नाम विकास है और मैंने 4 अटेम्प्ट दिया है CSC में। चारों बार मेरी प्रीलिम्स निकला हुआ है और फॉरेस्ट की कट ऑफ भी हर बारी मेरी क्लियर हुई है। तो हम थोड़ा पैसेज के बारे में बात करेंगे और आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, विकास ठाकुर UPSC सर्च करके, ताकि कोई नई अपडेट हो जो हम इंटरेक्शन करते रहते हैं वहाँ पे हम करते रहेंगे ना। अगर हम CSAT की बात करें तो अब आप ये समझो कि 80 सवाल आते हैं, टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं। उसमें हमें 66 मार्क्स लाने होते हैं, बट ये पॉसिबल नहीं होगा। कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो, 66 नहीं आएगा, 66.68 ही आता है, ऐसे करके यही आएगा। तो इतने 66 आएंगे नहीं, तो 66.68 मान लेते हैं, इतने आपको चाहिए कट ऑफ के लिए। अगर हम बात करें कि किस एरिया से कितने कितने सवाल आते हैं और कैसे हमारा क्या प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज़ अगर आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, तो उस चीज़ को सिंप्लीफाई करो, प्रैक्टिकली देखो। जैसे कि अगर मैं क्वांट्स की बात करूँ तो 30 से 35 सवाल आते हैं क्वांट्स के। अभी हम डिस्कस करेंगे एक बाय एक कैसे हमें अप्रोच करना है। 30 से 35 आते हैं, अगर हम इसमें से 10-12 नेट पॉजिटिव कर लें तो हमारा मोर देन इनफ है। रीजनिंग से 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं, 10-12 अगर हम यहाँ से कर लें तो हमारा मोर देन इनफ है। पैसेजेस 25 से 27 आते हैं, यहाँ से हम 15 से 18 आराम से किया जा सकता है, और वो हम कुछ पॉइंट पे बात करेंगे कैसे कैसे आपको अप्रोच करना है, और पैसेजेस के और सारे वीडियोस भी लेके आएंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे ना। सबसे पहले हम कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं। कॉम्प्रीहेंशन के 25 से 27 सवाल आते हैं और बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कॉम्प्रीहेंशन इज़ नॉट ऑल अबाउट इंग्लिश। ऐसे मत सोचो कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है इसलिए आप कॉम्प्रीहेंशन नहीं सॉल्व कर पाओगे, गलत बात है। ऐसे मत सोचो कि आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, आप बिना हिंदी पढ़े नहीं सॉल्व कर पाओगे, गलत बात है। कॉम्प्रीहेंशन जो होता है वो एक कुछ आपको चीज़ लिखी होती है, उसी के बेस पे आपको आंसर करना होता है। तो यहाँ आपको आपको इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, शेक्सपियर नहीं बनना है यहाँ पे। बहुत सारे लोग शेक्सपियर रहते हैं, मैं जानता हूँ, फेल हो जाते हैं CSAT, पैसेज अच्छे नहीं कर पाते। तो पैसेज में आपको ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रखनी है, आपको बायस नहीं होना है। तो सबसे पहले क्या करना है पैसेजेस में, सबसे पहले आपको करना है कि अंडरस्टैंड द बेसिक टर्म। क्रक्स क्या है, अजम्पशन क्या है। जब हम अभी पैसेजेस के वीडियोस लेके आएंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। मैंने 2021 में मेरा पैसेज के ही भरोसे निकला था, मेरा मतलब 26 में से अराउंड 22-23 मेरे सही हो गए थे। तो क्रक्स, अजम्पशन, ये सारी बेसिक चीज़ें समझो। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता इन सब चीज़ों में, ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन अजम्पशन की एक हद होती है, एक लिमिट होती है। आप अजम्पशन बोल रहे हो, आप कुछ भी एज्यूम कर रहे हो, वो चीज़ गलत है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप इस पे ध्यान दो। फिर मेनटेन द ऑब्जेक्टिविटी। अभी हम पैसेज देखेंगे, एक दो सवाल, कैसे हमें ऑब्जेक्टिविटी मेनटेन करना है। क्योंकि UPSC में आप जा रहे हो सिविल सर्वेंट बनने, तो वहाँ बायसनेस नहीं चाहते। अगर वो पूछ रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के रीज़न्स क्या क्या हैं और वो चीज़ पैसेज में नहीं लिखा है, भले वो चीज़ रीज़न हो स्टेटमेंट में, वो एक्चुअल रीज़न हो, बट वो पैसेज में नहीं है, तो आपको नहीं मानना है। यही होती है ऑब्जेक्टिविटी, और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हम अजम्पशन के बेस्ड पे वो भी मान लेते हैं, हमें डर लगता है कि हम इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। तो ऑब्जेक्टिविटी यू हैव टू मेंटेन, फर्स्ट थिंग। देन दूसरी जो चीज़ है कि फर्स्ट ट्राई टू अटेम्प्ट द पैसेज इन 50 मिनट्स। क्यों? अगर आप मैथ्स कर रहे हो, क्वांट्स कर रहे हो, रीजनिंग कर रहे हो, चलो बहुत टफ आ गया, अब एक सवाल आप 5-5 मिनट तक कर रहे हो, दो सवाल आप 5-5 मिनट तक कर रहे हो। अभी हम गलतियों के बारे में बात करेंगे, क्या क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करने हैं। 5-5 मिनट करो, पता चला आप फंस गए, आप पैनिक कर गए, आपके 1 घंटे में सिर्फ 10-15 ही सवाल हुए। अब क्या करोगे? आप पैनिक कर जाओगे, फिर अंट मारोगे। तो ये बहुत बहुत गलत स्ट्रेटजी होते हैं। मेरे हिसाब से सबसे पहले आप पैसेजेस करो। पैसेजेस कितने भी टफ आए, कैसे भी आए, लेस देन 1 मिनट 1 पैसेज आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, मतलब 2 मिनट मैक्स लग जाएगा, कोई कोई टफ हो तो। 50 मिनट में लगभग आप 27 पैसे, मतलब 2 मिनट के राउंड आपको मिल रहा है। आप पढ़ो, उसको सॉल्व करो, पढ़ो सॉल्व करो।
50 मिनट में आपके 27 सवाल हो जाएंगे, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट जो 1 घंटा और 10 मिनट है वहाँ पे आप क्वांट्स और रीजनिंग करो। नहीं तो अगर क्वांट्स रीजनिंग पहले करोगे और क्वांट रीजनिंग सही से हुआ नहीं, सही से आंसर नहीं है, आप पैनिक करोगे, फिर लास्ट में पैसेज आप सही से पढ़ नहीं पाओगे, अंट संट मारोगे, यहाँ भी गलतियाँ होंगी या छोड़ के आओगे। तो हमेशा हमें सबको वेटेज देना है, चाहे वो क्वांट्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे पैसेजेस हो, तो तीनों का इक्वल वेटेज है। आई वुड से पैसेजेस बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पैसेजेस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो 27 सवाल हैं और नेट पॉजिटिव आप 15 करके आते हो, 15-16 करके आते हो, 27 में तो वर्स्ट केस में 16 आपके नेट पॉजिटिव सही होते हैं, फिर भी आपके 40 मार्क्स बन रहे हैं सिर्फ पैसेजेस से। टोटल आपको चाहिए 66.68 जो बनेगा हमारा 66.68, मतलब 26 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा और चाहिए। तो सोचो क्या मतलब क्या इंपॉर्टेंस है पैसेजेस की। तो पैसेजेस आप कभी स्किप मत करिए, सबसे पहले शुरू में प्रैक्टिस करिए और उसके बाद जब भी आप अटेम्प्ट करिए तो पैसेजेस पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, टिप्स देखेंगे। नाउ प्रैक्टिस PYQs एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस। अब PYQs आपको कैसे करने हैं, आप पैसेजेस अटेम्प्ट करो, आपने जो भी अजम्पशन किया, जो भी टिक मारा देखो, फिर आप देखो आपने गलतियाँ, क्योंकि आप आंसर की में देखोगे कि यूपीएससी बिल्कुल अजम्पशन नहीं मानता, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब लोग अजम्पशन मान लेते हैं। यूपीएससी अगर वो चीज़ पैसेज में नहीं है तो वो नहीं मानेंगे, पहली चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो इसीलिए PYQs खुद से करो। मैं बार बार आपको बोलता हूँ रीप्रोग्रामिंग। रीप्रोग्रामिंग क्या है कि वो चीज़ आप अपने दिमाग में इंटरनलाइज करते हो, चीज़ें दिमाग में रखते हो, और ये जब आप खुद से करते हो ना, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको पैसेजेस कराऊंगा लेकिन उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने अच्छे से कर लिया, सोचो 50 मिनट में आप 27 का सवाल करके आते हो, यहाँ लोग के 20-20, 22-22 आराम से सही हो जाते हैं, मतलब यहीं पे आपके 50 नंबर बन गए। तो सोचो कितना आसान है करना। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है, डोंट इग्नोर, ये दिमाग में बिठा के रखो। और पैसेजेस जो होते हैं बहुत इजी होते हैं स्कोर करने के लिए, मतलब क्वांट से रीजनिंग से पूरा फार्मूला सब कुछ सॉल्व करोगे तब जाके कहीं 2 मतलब 3 नंबर 2.5 नंबर मिलते हैं। लेकिन यहाँ ईजिली एक लाइन पढ़ा, 2-3 लाइन पढ़ा, 4 स्टेटमेंट होते हैं, दूर दूर होते हैं, ईजिली यू कैन रिकॉग्नाइज। अभी तो हमने उठाए दो पैसेज उठाए, टफ़ वाले उठाए, 2021 के टफ़ आए थे इसीलिए, लेकिन उसके बाद भी कितने आसानी से आप कर सकते हो हम देखेंगे। नाउ जैसे मान लो ये पैसेज आया, तो मेंटेन द ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये पैसेज आया, तो पैसेज क्या कह रहा है कि ए सेंट्रल मैसेजेस ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट इकोनॉमीज इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इनकम ग्रोथ। ठीक है, importance of income growth by which is meant growth in GDP. Now, in theory, rising GDP creates employment and investment. Theory में होता है investment opportunity. As income grow in a country where the level of GDP was once low, household communities and government are increasingly able to set aside some fund for the production of things that makes for a good life. ठीक है, GDP बढ़ेगी तो हो सकता है कुछ पैसे ज़्यादा हो, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ में स्पेंड कर सकते हैं। टुडे GDP हैज़ अज्यूम सच ए सिग्निफिकेंट प्लेस इन द डेवलपमेंट ऑफ लेक्सिकन दैट इफ समवन मेंशन इकोनॉमिक ग्रोथ वी नो दे मीन GDP, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करते हो GDP। अब देखो विद रेफरेंस टू द अबव पैसेजेस फॉलोइंग अजम्पशन हैज़ बीन मेड। अजम्पशन आपको करना है, राइजिंग GDP इज इसेंशियल फॉर ए कंट्री टू बी ए डेवलप्ड कंट्री। इसेंशियल, अब देखो ये स्टेटमेंट सही है अगर वैसे हम माने, लेकिन क्या ये पैसेज में है? कहाँ डेवलप कंट्री की बात हो रही है? कहाँ उसने बोला कि इसेंशियल है? इसेंशियल नहीं है, ऐसा कहीं नहीं बोला, ऐसी कोई बात नहीं हुई। बायस मत हो, नहीं तो हमें लगता है हाँ भाई ये तो इसेंशियल होता है, अरे बात ही नहीं की इसने इसकी। दूसरा, राइजिंग GDP गारंटीज ए रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन ऑल हाउस होल्ड। अरे ये स्टेटमेंट ऐसे में दे देता GS1 पेपर में, तब भी आप गलत करते। गारंटी मतलब मलुका IAS नहीं हो सकता, ये एक्सट्रीम है। इसको आपने हटाया, इसको हटाया, आपने डी मार दिया। जब मैं करके आया था सारे कोचिंग वाले कोई ए बोल रहे थे, कोई ये बोल रहे थे, मैं श्योर था कि यूपीएससी डी देगा और डी ही देगा, क्योंकि 2019 से मैंने देखा यूपीएससी बायसनेस नहीं मानता है। फॉर एग्जाम्पल ये आप करोगे, पॉलिसी मेकर्स एंड मीडिया हैव प्लेस द ब्लेम फॉर स्काई रॉकेटिंग फूड प्राइसेस ऑन वैरायटी ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग हाई फ्यूल प्राइसेस। इसकी वजह से प्राइस वो हो रहा है, मतलब blame policy makers and media have placed the blame for skyrocketing food prices। फूड प्राइसेस किस लिए हो रहा है? एक रीज़न है हाई फ्यूल प्राइसेस, बैड वेदर की फूड प्रोडक्शन कंट्रीज एंड द डाइवर्जन ऑफ लैंड टू नॉन फूड प्रोडक्शन, ये सारे रीज़न है। इंक्रीज एम्फेसिस हाउएवर हैज़ बीन प्लेस्ड इन सच डिमांड ऑफ द फूड फ्रॉम द मोस्ट पॉपुलस इमर्जिंग
इकॉनमी, जो पॉपुलस एमर्जिंग इकॉनमी, इट सीम्स हाईली प्रोबेबल, मतलब ज़्यादा चांसेस है दैट मास कंजम्पशन इन दीज कंट्रीज कुड, हो सकता है, एज वी वेल पॉइज टू क्रिएट ए फूड क्राइसिस, हो सकता है फूड क्राइसिस हो। अजम्पशन, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री आर वन ऑफ द रीज़न फॉर हाई फूड प्राइसेस, वन ऑफ द रीज़न। हाई फूड, कहाँ कंट्रीज़ की बात हो रही है? ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं यार? हाई फ्यूल प्राइस की बात हो रही है तो हम कंट्रीज़ क्यों लाएंगे यहाँ पे? हो सकता है हाई फ्यूल प्राइस, इंपोर्ट ज़्यादा टैक्स लगा रहे हो, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ब्लॉकेजेस हो, हम इनको ब्लेम नहीं कर सकते। तो ये अगर ये होता ना कि कैन बी वन ऑफ द रीज़न तो हम कर सकते, लेकिन कह रहा है कि आर वन ऑफ द रीज़न फॉर हाई फूड प्राइसेस, तो गलत है। इफ़ देयर इज़ ए फूड क्राइसिस इन द वर्ल्ड इन द नियर फ्यूचर इट विल बी, मतलब श्योरिटी के साथ विल बी इन द इमर्जिंग इकॉनमी, ये भी गलत है। ऐसे होना था, हो सकता था कि मोस्ट प्रोबेबली, जैसे यहाँ कह रहा है इट सीम्स हाईली प्रोबेबल, यहाँ कह रहा है विल बी। यहाँ अगर विल बी होता और यहाँ अगर मोस्ट प्रोबेबल होता तो ये सही हो जाता, सिलॉगिज्म का कॉन्सेप्ट। तो हाईली प्रोबेबल कह रहा है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात करें, कह रहा है विल बी, मतलब होगा ही होगा, ये भी गलत है। तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिस से सीखोगे विद इन 1 मिनट। मैं तो आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो विद इन 1.5 मिनट आप आराम से कर लोगे। ये होती है ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना वाई सॉल्विंग द पैसेजेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं हम क्वांट्स की। तो क्वांट्स में कुछ एरियाज़ हैं जहाँ से बहुत सारे सवाल पूछते हैं। सबसे पहला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से 15 सवाल आ रहे हैं। PYQs कर लो। सबसे पहले PYQs, एक अभिमन्यु IAS करके चैनल है, अभिमन्यु IAS, वो आप देख सकते हो, एक लेडीज़ है, मैं भी देखता था अपने टाइम पे। और एक स्टडी IQ के पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं CSAT के, तो वहाँ भी नंबर सिस्टम उन्होंने अच्छे से कराया। बाकी जहाँ से भी आपने किया तो प्रैक्टिस अ लॉट रिलेटेड टू नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपको अच्छे से करना है। देन परमुटेशन कॉम्बिनेशन, यहाँ भी 5 से 7 सवाल। लास्ट ईयर तो 30 क्वेश्चंस के अराउंड आए थे, कहाँ से? नंबर सिस्टम से और परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। रीजनिंग तो आई ही नहीं थी ज़्यादा। फिर प्रोबेबिलिटी से 2-3 सवाल आ जाते हैं, ये भी आप थोड़ा सा कर लेना। परसेंटेज बेसिक कॉन्सेप्ट कर लो। लास्ट ईयर तो नहीं आए उतने, लेकिन हाँ 1-2 सवाल यहाँ से आ जाते हैं। प्रॉफिट लॉस 1-2 सवाल आ जाते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन 1-2 सवाल आ जाते हैं। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, यहाँ से 1-2 सवाल आते हैं। और फिर PYQs तो आपको करने ही करने हैं। तो ये जो एरियाज़ है ना, यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, मोर फोकस, क्योंकि ये प्रियोरिटीज़ एरियाज़ हैं। यहाँ इस पे आपको हाई प्रियोरिटी रखनी है। सो इन सब एरियाज़ पे आपको फोकस करना है। अगर आपने ये कर लिया ना, तो आपके चांसेस हैं कि आप आराम से 10 से 15 सवाल आराम से कर लोगे अगर आपने प्रैक्टिस की। तो ये क्वांट्स के एरियाज़ है जहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। स्टडी IQ आप फॉलो कर सकते हो। नाउ लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं। तो अभी लॉजिकल रीजनिंग में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा चली वो डेटा सफिशिएंसी है। वो आता है ना कि 1 स्टेटमेंट 1 इज़ सफिशिएंट टू आंसर, स्टेटमेंट 2 इज़ सफिशिएंट। तो वो डेटा सफिशिएंसी है, वो मतलब यूट्यूब पे कोई एक वीडियो कर लो, एक थोड़ा प्रोसेस होता है, उस पर ध्यान देना कि पहले वाला स्टेटमेंट देखेंगे, दोनों देखेंगे, फिर कंबाइन करेंगे, फिर उसके बाद अलग चीज़ें देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2020 से इन्होंने शुरू किया ट्रेंड। 2020 में 5-6 पूछे, 21 में पूछे, अभी तो बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट कर लेना। सिलॉगिज्म बहुत ईजी होता है, 1 से 2 सवाल आते हैं और ये ईजी होते हैं, मैनेजेबल होते हैं। क्यूब डाइस थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट कर लेना कि अगर ईजी आ रहा है तो आप कर लो। ब्लड रिलेशन, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एक क्वेश्चन आ जाते हैं। कैलेंडर एक क्वेश्चन आता है। अभी ये लिंक कर रहे हैं कहाँ से? नंबर सिस्टम से। कैलेंडर को नंबर सिस्टम से लिंक करते हैं। तो अगर आपका नंबर सिस्टम अच्छा है तो ये भी अच्छा हो ही जाएगा, मतलब आप कर लोगे। सिटिंग अरेंजमेंट 4 से 5 सवाल पहले पूछते, तो कभी भी रिवाइव कर सकते हैं। CSAT टफ होता जा रहा है, टफ लोग चिल्लाते हैं, तो इसको आपको करना है। देन सीरीज़ एंड एनोलॉजी, ये 2 सवाल यहाँ से आते हैं, 1-2 सवाल तो काफ़ी आसान होते करने। डायरेक्शन एंड टेस्ट, तो ये देखो अब ये हो गया और ये हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सिलॉगिज्म हो गया। ये ऐसे है ना कि इसको आपको सही करना है। तो आपके 5-7 तो यहीं बन जाएंगे, 2-3-4 आप और बना लोगे, 10 सवाल हो गए। तो छोटे छोटे आप टारगेट सेट करो। आप ऐसे पूरा मत देखो, ये सोचो कि इन एरियाज़ में रीजनिंग में 10-12 सवाल करने हैं नेट पॉजिटिव, क्वांट्स में 10-12 करने हैं, और उस 10-12 जो हैं उसमें कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो। तो उन सब चीज़ों पे फोकस करो, उसको प्रायोरिटाइज़ करो। लॉजिकल रीजनिंग के लिए घबराना नहीं है, मतलब आराम से आप कर सकते हो। पैसेजेस आपको ज़रूर सॉल्व करना है, तीनों को इक्वल वेटेज दो, किसी एक चीज़ पे बायस मत करो। आपको नहीं पता कि आपको क्या साथ देने वाला है। नाउ मिस्टेक्स क्या क्या आपको अवॉइड करनी है CSAT में, क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है।
पहला तो ये है कि जो प्रैक्टिस होता है ना वो की होता है क्वालिफिकेशन के लिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे सीसैट का, प्रैक्टिस पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और मेरी मानो तो मॉक टेस्ट दे लो, 1-2 मॉक टेस्ट दो। और कब दो? 2:30 बजे से लेके 4:30 के बीच में, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो प्रैक्टिस अ लॉट, डोंट नेगलेक्ट द पैसेजेस। मैं फिर से कह रहा हूँ कि पैसेज को नेगलेक्ट नहीं करना है। 3 वीडियोस में लाऊंगा पैसेजेस के लिए, तीनों आपको अच्छे से करना है। आपके पैसेजेस लगभग 20 आराम से सही हो जाएंगे। बस आपको ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रखनी है, बायस नहीं होना, उसको प्रैक्टिस करना है ताकि आप इंटरनलाइज कर सको उसको दिमाग में। तो डोंट नेगलेक्ट द पैसेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। क्या होता है कि हम सोचते हैं कि कल से सीसैट करेंगे, परसों से करेंगे, नर्सों से करेंगे, भी 50 दिन है, लास्ट महीने में करेंगे। नो, डोंट डू दिस। लास्ट 1 महीने में आप सीसैट नहीं कर पाओगे, इतना ज़्यादा इंटेंस प्रेशर होता है ना, दिमाग ख़राब हो जाता है। सीसैट नहीं किया जा सकता। अब अभी आपने नहीं किया है तो अभी से शुरू कर दो। एरियाज़ देखो कौन कौन से एरियाज़ हैं, एक एक टॉपिक उठाओ और उसको करते शुरू कर दो कि ये टॉपिक है, ये टॉपिक जो मैंने बताए इसको प्रायोरिटाइज़ करो और जल्दी जल्दी ख़त्म कर दो, क्योंकि यही टाइम है। प्रोक्रेस्टिनेट करोगे तो फंस जाओगे। तो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है सीसैट के लिए। बहुत अब 120 नंबर जीएस में ले आओ, सीसैट नहीं क्वालिफाई, कोई मतलब नहीं और बहुत पेन होगा। सो यू मस्ट नो कि आपको सीसैट प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। वो टफ आएगा, आप मान के ही चलो कि टफ आना ही आना है, बट बी प्रिपेयर। फिर वो रोना नहीं रोना है कि यूपीएससी ने सीसैट ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। एक बार मिस्टेक हो गई, हमें सीखना है अपने मिस्टेक से, बार बार उस मिस्टेक को रिपीट नहीं करना। सो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, पूरा फोकस जीएस पे रहता है। सीसैट लोग करते नहीं है, केयरलेस हो जाते हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन अवॉइड करना है। फिर अगेन, डोंट हेजिटेट वाइल स्किपिंग द क्वेश्चंस। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो मॉक टेस्ट में, जब आप करते हो पीवाईक्यूज में, तो आप स्किप करना सीखो। ये एटीट्यूड आपको आना चाहिए। हमारा क्या प्रॉब्लम होता है यार, परसेंटेज तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं बहुत सवाल कर लेता हूँ परसेंटेज के, तो मैं तो करूँगा ही करूँगा चाहे जो भी हो जाए। तो आप 2 मिनट दिए, फिर 2 से 4, फिर 6, फिर 8। तो ये क्या है, हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं। बेवकूफ़ नहीं बनना है। मैं इसीलिए जानबूझ के वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपके वो दिमाग में रहे कि स्किप करना आना चाहिए। स्किप करना आना भी अपने आप में एक आर्ट है। स्पेशली सीसैट में आप स्किप करते जाओगे, आपको आसान सवाल मिलते जाएंगे, एक में फंस जाओगे, जो आसान वाले वो भी टफ बन जाएगा। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप एटीट्यूडनल जो आपका इश्यूज़ है उसको सॉल्व करना अभी से शुरू कर दो। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि आईआईटी से हो, ये हो, फलाना ढिमका। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने पिटते देखा है। अभी रिज़ल्ट आया है, बहुत सारे लोग श्योर थे कि उनका सीसैट निकल गया और उनको अचानक से लगा कि उनके 50 नंबर आए, 55 नंबर आए, पैनिक कर गए। तो उसके विक्टिम नहीं बनना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। हाँ, डरना नहीं है, लेकिन आपको सीरियस रहना कि सीसैट मुझे करना ही करना है। उसका फोबिया दिमाग से हटाना है, बस प्रोसेस पे ध्यान देना है कि आपको कैसे भी करके मार्क्स लाना है। डोंट गेट पैनिक इन द एग्ज़ाम हॉल एंड रिमूव फोबिया। देखो, हम बहुत सारे लोग सीसैट इसलिए फेल हो जाते हो ना, क्योंकि आपके दिमाग में रहता है कि सीसैट टफ है, सीसैट टफ है, सीसैट टफ है, सीसैट टफ है, बहुत लोग फेल हो रहे हैं, आप फेल हुए थे लास्ट टाइम। तो हम डरे रहते हैं, जीएस के बाद भी डरे रहते हैं, वो जो गैप होता है उसी में डरे रहते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो काम माइंड से करना है। मैं बता रहा हूँ, 2021 में मैं अटेम्प्ट कर रहा था, गर्मी का महीना था, 2021 था या हाँ 22 था, सॉरी 2022 का था, और बहुत गर्मी लग रही थी। सेकंड टाइम में विंडो के टाइप साइड मेरा मतलब सेंटर था और खूब धूप डायरेक्ट सामने आ रही थी और मैं पैनिक कर रहा था, एकदम घबरा रहा था। लेकिन मैंने मतलब ये नहीं छोड़ा, मैंने कहा करना ही करना है, कैसे भी करके बस सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। पैनिक नहीं करना, दिमाग शांत रखना है, अपने आप से बोलना है कि आपने सब कुछ पढ़ा है, प्रैक्टिस की है। पैसेजेस पे कॉन्फिडेंट रहना है कि बहुत ध्यान से, बहुत आराम से पढ़ना है, जो गट फीलिंग आ रही है उसको जाना है। बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होना कि एकदम मतलब पैसेज पढ़ रहे हो पूरा ध्यान ही हो जा रहा है कि जो सही भी लग रहा है उसमें भी सोचे जा रहे हो। नहीं, आराम से नॉर्मली पढ़ा, हाँ ये लग रहा है उसके साथ चले गए, आगे बढ़ो। पढ़ा, हाँ ये लग रहा है उसके साथ चले गए। ये क्वेश्चन आ रहा है, हाँ ठीक है, कॉन्सेप्ट बन जाएगा। थोड़ा सा ट्राई किया, आ गया, ठीक है। थोड़ा सा ट्राई किया, डिफ़िकल्ट लग रहा है, डीप में जा रहा है, नहीं, इग्नोर, दूसरा जाओ। ऐसे ऐसे करना है, आपको स्किप करना आना चाहिए। सो कॉन्फिडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा है फोबिया हटाना है। फोबिया हटाओगे आप प्रैक्टिस से, पीवाईक्यूज से, आप अवेयर होगे। जो पीवाईक्यूज के क्वेश्चन आते हैं ना, उसी के बेस पे यूपीएससी सवाल बनाता है, ऑलमोस्ट उसी से इंस्पायर्ड होता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें आपको
सीसैट के लिए ध्यान रखनी है। ये एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको रीजनिंग के लिए फोकस करना है अच्छे से। ये क्वांट्स हैं जहाँ पे आपको अच्छे से फोकस करना है, एक एक टॉपिक उठाओ और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाओ। फिर पैसेजेस हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे, पैसेजेस मेरे ऊपर छोड़ दो आप, और ये पैसेजेस में जब हम बात करेंगे उसके बारे में तो हम अच्छे से कर लेंगे। फिर आप ये देखो कि 10 से 12 यहाँ, 10 से 12 यहाँ, 15 से 18 यहाँ, आपके आराम से 90 मार्क्स आ जाएंगे सीसैट में। तो डरना नहीं है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, हम कन्वर्सेशन करते रहेंगे, वहाँ पे बातें करते रहेंगे, टेलीग्राम लाइव करेंगे। और यूट्यूब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, और लाइक कमेंट ज़रूर करना आप लोग, ताकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में और दूसरे टॉपिक पे बात